नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। होली कब है? कब है होली? ये डायलॉग याद होगा आपको। पूरे देश में होली पर जो डायलॉग सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है, जो लोगों की जुबान पर होता है, यही होली कब है, कब है होली। लेकिन इस वक्त इस देश में होली कब है, ये सबसे ज्यादा दो लोग पूछ रहे हैं। पहला ज्ञानेश कुमार और दूसरा ओम बिरला। दोनों एक दूसरे से भी शायद पूछ रहे हो होली कब है, कब है होली। क्योंकि होली के बाद इन दोनों की विदाई पर एक्शन शुरू होने वाला है। इंडिया गठबंधन ने फाइनल प्लान तैयार कर लिया है और अब ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग प्रस्ताव भी लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है विपक्ष की तरफ से। लाया जाएगा इसकी चर्चा तो थी, लेकिन अब जो खबरें हैं ये तैयारी पूरी हो चुकी है। जरा हेमंत जी को लाइए क्योंकि उनके पास भी कुछ इनपुट्स हैं जो बातचीत उन्होंने कर रखा है। स्वागत है हेमंत भाई। पहले मैं कुछ हेडलाइंस दिखा देता हूं आपको। अब ये खबर अंदर खाने से बाहर भी आने लगी है, छपने लगी है। देखिए, मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ओम बिरला को भी जाना पड़ेगा। विपक्ष कर रहा ऐसी तैयारी। आगे चलिए। बंगाल चुनाव से पहले हो जाएगा खेला, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष बना रहा बहुत बड़ा प्लान। ये कुछ भी हमने नहीं लिखा है, ये खबरें जो भीतर से आ रही हैं वही खबरें हैं। ये देखिए, टू इम्पीच सीईसी यानी ज्ञानेश कुमार, अपोजिशन लाइकली टू फाइल नोटिस व्हेन लोकसभा रिकन्वीन्स। जब लोकसभा दोबारा अभी शुरू होगी 9 तारीख को, 9 मार्च से 2 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। ये लंबा हिस्सा है 9 मार्च से 2 अप्रैल। उसमें शुक्र शनिचर ये सब अगर जोड़ना घटाना छोड़ दें तो करीब करीब ये 22-23 दिन का सत्र है। 9 तारीख से 23 और 2 25 दिन का करीब करीब सत्र है। तो 25 दिन का सत्र है। 25 दिन में अगर महाभियोग प्रस्ताव की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को मतलब बिल्कुल नॉर्मल गति से, उसमें न बहुत तेजी भी न लाया जाए और उसको रोका भी न जाए। तो अगर नॉर्मल गति से भी महाभियोग प्रस्ताव पर प्रक्रिया का पालन हो तो इसी 25 दिन में निपट सकता है। 14 दिन की नोटिस वोटिस सब कुछ जोड़ जाड़ करके 25 दिन है। तो काम इसमें बड़ा हो सकता है ज्ञानेश कुमार पर शिकंजा या लगाम लगाने के लिए या उनकी विदाई के लिए। मैं आपको 2 बाइटें सुनवाता हूं, उसके बाद इसमें कहां पर तकनीकी दिक्कत थी, कहां पर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत थी और वो कोऑर्डिनेशन कहां तक सुलझा है, उस पर आएंगे। ये जरा 4 फरवरी की बाइट है अभिषेक बनर्जी की, ये सुनिए। कल हमारे पार्टी के चेयरपर्सन बोले हैं, आप देखेंगे सब कुछ मैं मीडिया के सामने जाहिर नहीं कर सकता। अगर इंटरनल स्ट्रैटेजी सब आपको पब्लिकली बता दिया, जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी इन द लाइमलाइट, दिस इज नॉट हाउ वी एक्ट और हाउ वी ऑपरेट। जब जो होगा आप देखेंगे। अब वेणुगोपाल को भी सुनवा दीजिए 4 फरवरी। So already TMC contacted the Congress party also. I think the entire opposition will take a call on that. One of the most relevant issue TMC raised, we are positively looking for that. अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं। दरअसल जब बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो 118 सांसदों ने उस पर दस्तखत किया था। उस वक्त इस देश के गोदियों को जो स्क्रिप्ट आई पीछे से, जो साहब भेजते हैं स्क्रिप्ट, वही बेटिंग वाले, तो जब वहां से स्क्रिप्ट आई तो ये बताया गया कि चलाओ तुम लोग की इंडिया गठबंधन टूट गया। अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी अलग हो गई। बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव में टीएमसी साथ नहीं है। उसके बाद भी बयान आया था। दरअसल 118 सांसदों ने जो दस्तखत किया उसमें टीएमसी का कोई सांसद नहीं था। टीएमसी की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि हमने दस्तखत नहीं किए हैं लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से साथ। यहां तक भी मान लीजिए कि नहीं टीएमसी साथ नहीं है, मैं तो यही मान लेता हूं, लेकिन वो ममता बनर्जी है।
उसने इसी बहाने कांग्रेस और विपक्ष को एक और मुद्दे पर साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तो ये मानता हूं, चलो मजबूर कर दिया, लेकिन मजबूर किया तो जो स्क्रिप्ट राइटर थे उन सबके सबका प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि टीएमसी इसमें चाहती थी, अगुवाई करना टीएमसी चाहती थी कि ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। अपोजिशन में कांग्रेस और राहुल गांधी ने सबसे पहले टीएमसी ज्ञानेश को लेकर के खुलासे करने शुरू किए थे। लेकिन फिर भी हम कई बार ये बात चर्चा कर चुके हैं, चर्चा में भी आएगा कि कांग्रेस में राहुल गांधी को छोड़ के बाकी सब ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बिल्कुल बैरियर बनकर खड़े हो, वो बचाने के लिए कई बार शील्ड का काम करते हैं। जिस तरह से ज्ञानेश के कच्चे, वहां भी राहुल अकेले नजर आए थे। राहुल के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कथित नेता नहीं उस मजबूती से लड़े थे। जब ये टीएमसी ने महाभियोग प्रस्ताव की बात की तो यहां पर कांग्रेस के नेताओं को एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के नेता एक्टिव नहीं हुए। इसीलिए ममता बनर्जी किसी की भी नस दबाने से नहीं चूकती है। इसीलिए ममता बनर्जी ने दस्तखत नहीं किया कि भाई हम सैद्धांतिक रूप से साथ हैं, लेकिन आप जो हमने इनिशिएट किया है उस पर भी तो सोचो। जब सरकार से लड़ना है तो एक साथ कई मोर्चे खोलो। अब फाइनली जो वेणुगोपाल ने कहा था कि अपोजिशन साथ चलेगा, अब जो खबर है कि अब साथ आ गया है अपोजिशन, और 9 तारीख को जैसे ही सत्र शुरू होगा इस पर महाभियोग के लिए ज्ञानेश पर नोटिस दे दिया जाएगा। अब हेमंत भाई के पास चल रहे हैं। हेमंत जी, ये क्या है ये जो ममता, अखिलेश और राहुल, कहा जा रहा है कि अब सबके सब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर साथ आ चुके हैं। क्या इनपुट है आपके पास इस बारे में? क्योंकि मैं अभी एक स्टेटमेंट आया है अखिलेश यादव का, उन्होंने भी कहा है कि 16 तारीख यानी कल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़े खुलासे करूंगा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अकेली भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इवन जो एनडीए के भी एलाइज हैं आशीष भाई, वो भी कोई भी ज्ञानेश गुप्ता की शक्ल देख के खुश नहीं है उस पद के ऊपर, क्योंकि उस जो पूरा खेल चल रहा है उसमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की पताका फहरानी है पूरे देश के अंदर। एसआईआर के जरिए वो व्यक्ति उस खेल के अंदर लगा हुआ है। ठीक, आपको पता है जो स्पीकर है बिड़ला, उसको हटाने के लिए पहले से ही प्रस्ताव मूव कर रखा है। ठीक, उसके ऊपर तमाम प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहां मुझे दर्शकों को कुछ चीजें और क्लियर करनी पड़ेंगी, आप थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। जो ज्ञानेश गुप्ता को हटाने का प्रोसेस है आशीष भाई, वो स्पीकर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाँ। कहीं ज्यादा मुश्किल है। और वो कैसे है? नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इस तरीके के हैं, क्योंकि संवैधानिक पद था वो, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसे हैं कि उसको वही सारी की सारी प्रोटेक्शन से जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस को है। वो क्या है कि उसको हटाने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य पहले तो नोटिस दें। ठीक, लोकसभा में दिया तो स्पीकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा। अपने राज्यसभा में दिया तो राज्यसभा का चेयरमैन 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा। उसके बाद उसके ऊपर कमेटी की रिपोर्ट आएगी, और जिस हाउस ने वो किया है उस हाउस के अंदर उस पर पहले चर्चा होगी कमेटी की रिपोर्ट पे, उसके बाद उसमें वोटिंग होगी, और 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 जिस भी हाउस के अंदर हो। एक हाउस में पास हो गया तो फिर दूसरे हाउस में 2/3 मेजोरिटी, और सेम प्रोसेस। उसके बाद राष्ट्रपति उसको हटाएगा। ये संवैधानिक संरक्षण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजवाड़ा इनको है। तो आप समझ सकते हैं कि जो विपक्ष है उसके पास इस तरह का बहुमत ना तो है, और ना 2/3 बहुमत होने की कोई उम्मीद भी हो सकती है दोनों हाउसेस के अंदर। लेकिन जो इस पूरे देश के अंदर जो पहले राजीव कुमार ने जो हरकतें की, उससे भी आगे बढ़ते हुए ज्ञानेश गुप्ता जिस लेवल पे लोकतंत्र की सुपारी लेके घूम रहा है, आपके वोट के अधिकार को भी जिस तरीके से डाका डालने का डे इन एंड डे आउट प्रयास हो रहा है सरेआम, मतलब उसको किसी बात की ऐसी नहीं है कि मतलब उसको किसी बात का कष्ट हो, वो मतलब बेरहमी के साथ वोटर्स को काटने का जो खेल है। आपने आपने तो बहुत कार्यक्रम किए कि एक बूथ से 470 वोटर कटवा दो, तो वो व्यक्ति वो पूरे लोकतंत्र की सुपारी लिए घूम रहा है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। तो उसको हटाने या ना हटाने का सवाल
बेसिकली देखिए, आज तक आजाद भारत के इतिहास में 1952 से और आज तक कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त इस महाभियोग प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया जा सका है, ये सच है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता को ये पहली डूबियस डिस्टिंक्शन होगी कि उनके खिलाफ इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आएगा। ठीक। और विपक्ष ये क्यों कर रहा है? ममता बनर्जी के साथ जो उस आदमी ने किया, 6 चिट्ठियां तो ममता बनर्जी ने उसको भेजी एसआईआर को लेकर के विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कैलकाटा से। जब एक का भी जवाब नहीं दिया तब ममता बनर्जी को आकर के दिल्ली मिलना पड़ा। वहां पर ममता बनर्जी तीसरी बार की मुख्यमंत्री है। जिस तरीके का मान सम्मान और वो मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। उनकी किसी बात से वो शख्स सहमत नहीं हुआ। अगले उससे भी परेशान होकर के अगले दिन ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुई। ठीक। उस दिन की बातचीत से आपको क्या लगा कि भाई आज तो चीफ जस्टिस ने कमाल कर दिया और ममता बनर्जी की बातों पे कुछ एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबको लगा। उससे अगली हियरिंग पे क्या किया चीफ जस्टिस ने कि एसआईआर के मामले में कोई भी गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि एसआईआर कानूनी तौर पर वैध है या अवैध है। चैलेंज तो ये है ना कि चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार भी है या नहीं। चैलेंज तो इस बात का हो रखा है। तो वो अभी अपहेल्ड या विदहेल्ड या जो भी करना था वो नहीं किया। ये कह दिया कि एसआईआर के मामले में हम गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो ये कुछ विपक्ष कर रहा है, जैसे अपने क्या नाम अखिलेश ने कहा, अखिलेश ममता जितना ही पीड़ित है, हो सकता है उससे भी ज्यादा पीड़ित हो, उससे भी ज्यादा पीड़ित। ठीक है ना। ममता का तो कम से कम सत्ता तो है, बीएलओज तो हैं, ईआरओज तो हैं, डीआरओज तो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स तो हैं, डिप्टी कमिश्नर्स तो हैं। अखिलेश के पास क्या है? अखिलेश के पास तो कुछ भी नहीं। और अगर अखिलेश इस मामले में सक्रिय नहीं होता है तो फिर अखिलेश अब नहीं तो कभी नहीं की स्थिति उनकी भी हो जाएगी। तो ये विपक्ष के लिए एक जीवन मरण का सवाल है शीश भाई, जो देश में डेमोक्रेसी बचाने का कार्यक्रम है। आपको ध्यान होगा पिछले सेशन में भी इस तरह की चर्चा विपक्ष ने की थी कि इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के इंपीचमेंट शुरू करें। लेकिन उस समय भी विपक्ष को लगा कि यार चलो कुछ समय और देते हैं, नए नए आए हैं, हो सकता है गुड सेंस प्रिवेल, सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन वो सद्बुद्धि की तो गुंजाइश वहां है नहीं ना। वहां तो एक एजेंडे के तहत बिठाया गया है, तो व्यक्ति वो एजेंडे पे काम कर रहा है। अब जो विपक्ष जो है, पहले स्पीकर के खिलाफ नोटिस और अब ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ नोटिस। इसके बाद एक चीज तो तय मान के चलिएगा कि विपक्ष बनाम सरकार का जो भीषण संघर्ष है, एक तो बहुत तेज होने जा रहा है सेकंड पार्ट के अंदर, बजट के अंदर। और जो आपने अभी 3 दिन पहले जो सुना था कि पहले तो राहुल गांधी के खिलाफ क्या लाएंगे, विशेषाधिकार हनन, प्रिविलेज मोशन, उसके बाद भागे वहां से सब्सटेंटिव मोशन लेकर के आएंगे। वो क्या हो रहा है आप सोच रहे हैं? वो स्पीकर को हटाने के नोटिस का काउंटर करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष के ऊपर काउंटर दबाव बनाया जाए कि तुम ये करोगे तो हम ये कर देंगे। क्रॉस एफआईआर है, जो क्रॉस एफआईआर। बस वही उस तरीके का। क्योंकि देखिए, जो ये गुजराती लॉबी दिल्ली में बैठी हुई है आज की तारीख में, इनको इन्हीं बातों का तजुर्बा है। शासन वासन का तो इनको पता नहीं कुछ भी, ना इनको संप्रभुता का पता, ना इनको फैसलों का पता। जो उचित समझे वो करो। सारे सबको एक ही लाइन है इनकी, जो उचित समझो सब करो। लेकिन जहां पर ये खुद फंसते हैं फिर वो इसको मामले को खुद देखते हैं। तो जब उस पर बात आई, स्पीकर के ऊपर बात आई, तो ये एक्शन में आए कि अब किस तरीके से राहुल गांधी को फंसा करके विपक्ष को दबाव में लिया जाए। ठीक। अब ज्ञानेश गुप्ता वाला मामला और आ गया तो सरकार की एक और दुखती रग है, उसके ऊपर फिर सारे सरकार की देश में बंद पिटेगी। ज्ञानेश गुप्ता कौन है? ये किससे छुपा हुआ नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, किसके सेक्रेटरी थे? अमित शाह के। यहाँ पे कौन लेके आया सबको पता है। यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है सबको पता है। राजीव कुमार रिटायर हुआ उसके बाद वो कहाँ है सब किसी को भी नहीं पता है। बाकी सारे चुनाव आयुक्त जितने भी जीवित हैं, सारे के सारे किसी को फोन कर लो आप, अभी दूसरी घंटी में फोन उठा लेगा। राजीव कुमार को ढूंढ के दिखाओ जरा। वो पता नहीं कह रहे थे ना कि मैं रिटायरमेंट के बाद डिटॉक्स होने के लिए किसी गुफा में जाऊंगा। मोदी जी से प्रेरणा ले ली थी उन्होंने। वो गुफा भी कितना जहर भरा था कि डिटॉक्स ही नहीं हो पा रहा है वो आदमी। जी वो मतलब मिल ही नहीं रहा। तो आप ये सोचिए, जो उस भाई के साथ बना राजीव कुमार के साथ, इनके साथ भी तो वही बन रहा है। ये किसको फेस कर पा रहे हैं? इतनी बड़ी एक्साइज एसआईआर की चल रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? कहीं सवाल जवाब देते हुए देखे? कहीं नहीं। जब चाहिए तो अपने कैमरे लगवा लेंगे तो उसकी शूटिंग करा लेंगे। जब एनडीए के एमपीज मिलने आएंगे तो उसका बाकायदा वीडियो फोटो जारी करेंगे। ममता बनर्जी गई तब कुछ जारी किया क्या चुनाव आयोग ने? तो संवैधानिक संस्था है, अगर आपके लिए करते हो तो मेरे लिए भी करना चाहिए।
तो उसको बिल्कुल पार्टीजन पॉलिटिक्स का केंद्र बना दिया है ज्ञानेश गुप्ता ने। पहले यही काम राजीव अग्रवाल करके गए थे। तो ये बेसिकली देखिए, ज्ञानेश गुप्ता हटेंगे इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 2/3 मेजोरिटी का हुआ। हाँ, वो लेकिन तो पता है। लेकिन उनके लिए ये किससे बड़ी शर्मनाक, कोई भी इज्जतदार आदमी उसके लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि देश की सियासत के एक बड़ा हिस्सा, और बड़ा हिस्सा भी कितना, जो 50% से ऊपर जिनके पास देश की वोट है, 35, बीजेपी की तो 35% की वोट है, उनके अलायंस की 5-7% और है, उसके बाद तो सारी अपोजिशन की है, स्कैटर्ड है, वो अलग बात है। वो सारे ज्ञानेश गुप्ता के कामकाज में, कार्यप्रणाली में भरोसा नहीं करते थे। ये लांछन तो उनके ऊपर सारी उम्र रहेगा ना, ये कलंक सारी ऊपर रहेगा। कोई इज्जतदार आदमी हो तो इसी नोटिस पे ही छोड़ के चला जाए, लेकिन वो शर्मनिरपेक्षता और वो दूसरी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञानेश गुप्ता के साथ जैसे ये प्रस्ताव आएगा महाभियोग का, उसके बाद सरकार और जो अपना अपोजिशन है उनकी लड़ाई बहुत भयंकर होने वाली है, तीक्ष्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता और चुनाव आयोग का अगर कोई बचाव करता है तो उसका नाम भाजपा है, उसके अलावा और कोई नहीं करता है, ना एनडीए में और ना अब इंडिया अलायंस के। लेकिन जब हम महाभियोग की बात कर रहे हैं, मान लिया ओम बिरला स्पीकर है, स्पीकर के पास बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं, उनको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने लायक वैसे कुछ विषय नहीं है, वो जो है वो सदन के भीतर की लड़ाई है। ज्ञानेश कुमार बेलगाम होके जो कर रहे हैं, इसमें ज्ञानेश कुमार की भूमिका निजी तौर पर मैं 49% मानता हूं, 51%, मतलब अगर ओनरशिप जैसे होता है ना कि ओनरशिप 51% वाले की है, तो ज्ञानेश कुमार के कर्मों की ओनरशिप मैं सुप्रीम कोर्ट को देना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपके हिसाब से आज आप बोले कि पूरे सम्मान के साथ मैं चाहता हूं कि ओनरशिप ये सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। ज्ञानेश कुमार अपोजिशन की चिट्ठियों की रिप्लाई नहीं करता है। ज्ञानेश कुमार का आयोग कहता है कि हम एसआईआर पर हमने फैसला ही नहीं लिया है। मैं ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं कि अनुच्छेद 21 का 1B का C का D के भीतर 1.1 क्या कहता है। अरे ये बताओ, तुमने फैसला ही नहीं किया है तो कैसे एसआईआर हो रहा है? फिर किसके फैसले तुम करवा रहे हो एसआईआर? ये बताओ ना। चुनाव आयोग का कोई ऐसा तो नहीं, चुनाव आयोग के चपरासी ने कहा है, चुनाव आयोग के प्रधान सचिव ने कहा बिल्कुल कि हमने नहीं किया है फैसला एसआईआर का, हमने कोई निर्णय नहीं लिया। जितने अभी एक वो आरटीआई आपको याद ही होगा, वो आरटीआई के जवाब में क्या कहा था? उसी आरटीआई जवाब में कहा था अंजलि भारद्वाज के कि नहीं, हमने नहीं निर्णय लिया। उसके पहले जितने बहुत सारे लोगों ने आरटीआई डाली, आया कि कोई मीटिंग नहीं हुई एसआईआर को लेकर के, एसओपी मांगा, एसओपी नहीं अवेलेबल है। एसओपी एक बात बताओ आप, तंबूकनाथ अगर आप शादी ब्याह के लिए टेंट हाउस वाले के पास भी जाते हो तो टेंट हाउस वाले से पूछते हो ना कि कितनी बांस बल्ली लगेगा, कितने साइज का टेंट हाउस कितने साइज का टेंट लगाओगे, स्टेज कितना बड़ा होगा, जरा पूरा बताओ। मतलब एसओपी उसका, टेंट हाउस वाला वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका है कि एक टेंट लगाता है वो तो क्या क्या उसके अंदर होता है, पूरा सिस्टम बताता है ना। सामान्य शादी में, टेंट हाउस में, ये पूरे देश में एसआईआर करवा रहा है, पूरे हर घर में उथल पुथल मचा के रख दिया, इसकी एसओपी नहीं है। नहीं एसओपी आशीष भाई, एसओपी नहीं है, वो तो एक अलग पक्ष छोड़ दीजिए, वो तो कोई बात ही नहीं। एसओपी तो भाई ने बनाई, को पता ही नहीं ना उसको, जब अगला यही कह रहा है, आप समझ ही नहीं रहे बात को। अगले का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रहा है कि हमने कोई आदेश ही नहीं किया, बताओ फिर वो एसओपी क्यों बनाए? तो वो एसओपी कहां से बनाए? ये जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब महायोग्य, मैं तो उनकी योग्यता, उन लोगों के लिए तो साष्टांग लोटा हूं भाई, सूर्यकांत जी। ये जो सूर्यकांत जी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट है चल रही, इस सुप्रीम कोर्ट को ये सबसे कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैं ओनरशिप देना चाहता हूं कि 51% जो भी ज्ञानेश कुमार अपने जीवन में करेंगे बतौर चुनाव आयुक्त, उसमें उसका अगर मालिकाना हक, मतलब सम्मान देना हो, कभी आगे भविष्य में नोबल वगैरह मिले, तो वो ज्ञानेश को नहीं मिलना चाहिए, वो घर में सूर्यकांत जी के रखा जाना चाहिए। जाके हफ्ते में, महीने में एक आध बार देख के आ जाए, ज्ञानेश जो है उसको टच कर ले, लेकिन रखा जाना चाहिए सूर्यकांत के घर में। गलत कर रहा हूं, अवमानना कर रहा हूं, बताइए। नहीं सूर्यकांत जी तो इससे कहीं बड़े सम्मान के अधिकारी, अभी तो वो सम्मान बांट रहे हैं,
कभी अपने एल्यूमिनाइज को, कभी अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के, कभी हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूम के, कभी कभी सम्मेलनों में, कभी आपने चीफ जस्टिस को इस तरह की भूमिका में नहीं देखा होगा। लेकिन ये नया भारत है, डमरूनाथ का भारत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बेसिकली सवाल ये है कि जो वैधानिक सवाल पूरी एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई आज से नहीं, 24 जून को पहला ऑर्डर हुआ था एसआईआर बिहार में कराने का, और 10 जुलाई से हियरिंग हुई थी। 10 जुलाई वाला अपना शो याद कर लीजिए, जो जो उस पर टिप्पणियां हुई थी वो याद कर लीजिए। सवाल आशीष भाई ये है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। एक, आपके यहां बिहार के अंदर एसआईआर होनी है तो ये एसओपी है, बंगाल के यहां होनी है तो ये होनी है, उत्तर प्रदेश में होगी तो ये होगी, हरियाणा में होगी तो ये होगी। अगर देश एक, कानून एक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक, उसमें एसओपीज अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इसका कोई जवाब दे सकते हैं जस्टिस सूर्यकांत? ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बातें बताई ना गई हो, खुद ममता बनर्जी ने बताया। ममता बनर्जी ने क्या कहा चीफ जस्टिस को कि साहब अगर ये एसआईआर इतनी अच्छी चीज है तो भाजपा शासित राज्य असम में क्यों नहीं करवा रहे आप चुनाव, तो वहां भी है। कोई जवाब आया? आया कोई जवाब? ना चुनाव आयोग से आया ना वहां से आया। तो ये आशीष भाई एक नए तरीके का भारत बनाया है। इसके अंदर सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एक खास तरह की लय में काम कर रहे हैं, लय के अंदर। और पिछली जो हियरिंग थी ममता बनर्जी जिसमें थी, उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग हुई उसमें तो कलम ही तोड़ दी जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा कि एसआईआर के साथ गड़बड़ी करने वालों को बख्शेंगे नहीं। इसका मतलब एसआईआर को वैधानिक घोषित मान लिया उन्होंने, तो ऑर्डर तो कर देते कम से कम कि एसआईआर वैधानिक है। उसके लिए सारा देश देख ही रहा है। बिहार का अंदर चुनाव हो गया, एसआईआर का नहीं बताया वैधानिक है नहीं। बंगाल का चुनाव घोषित होने वाला है, उस पर कोई नहीं। बाकी सारी चीजें चल रही है, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। असली बात ये बताइए कि ये जो बेकायदगियां है, चलिए छोड़ दीजिए सूर्यकांत जी को और छोड़ दीजिए आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए जो लेजिटिमेट एनोमलीज थी उनको लेकर के जस्टिस सूर्यकांत ने क्या किया? वो ठीक नहीं थी। वो जो पैरामीटर्स अप्लाई कर रहा है चुनाव आयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए, क्या वो वैधानिक है या अवैधानिक है? जो इतनी बड़ी एक्साइज की एसआईआर की चुनाव आयोग ने, क्या किसी को कॉन्फिडेंस में लिया? स्टेक होल्डर को, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात की? क्या कोई एसओपीज डिस्कस किए? क्या कोई एसओपीज सार्वजनिक किए? आज वो कहते हैं कि जो ये डीडुप्लीकेशन वो जो सॉफ्टवेयर है आज ये काम का नहीं है, हमने उसको डंप कर दिया। बंगाल के अंदर उसको लागू कर देते हैं, फिर दूसरी स्टेट के अंदर लागू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? इन सवालों का जवाब जस्टिस सूर्यकांत को पूछ लेना चाहिए। नहीं, फैसला तो जो करे उनका विशेषाधिकार है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? जीते आदमी को मरे हुए दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सवाल कौन देगा? ठीक, आपने सॉफ्टवेयर में आपके पिताजी और मां की उम्र के बीच का डिफरेंस, वोट आपकी कट गई। ये कौन सा पैरामीटर हुआ? जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन की बात चुनाव आयोग 1952 से आज तक लगातार कर रहा है, हर साल कर रहा है, रिवीजन तो हर साल होता है, ठीक, और उसके बाद जो साल चुनाव होता है उसमें इंटेंसिव रिवीजन होता है। रूटीन में हर साल एक कट ऑफ डेट होती है, उसमें मतदाता सूचियां रिवाइज होती है। जिस साल चुनाव होता है उस समय इंटेंसिव रिवीजन होता है। तो इस एसआईआर की जरूरत क्या थी? क्या जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा? जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने ऑर्डर ही नहीं किया, जस्टिस सूर्यकांत यही पूछ लेते कि भाई साहब ये कौन करवा रहा है? ये तो पूछ लेते। एक बार कहते हैं नागरिकता हम जांचे कि हमारा अधिकार है, कहते नहीं है। कैसे आप कमाल कर रहे हो? कंफ्यूज कैसे है? अदालत को पूरा पता है, पूरा पता है, पूरा पता है। सही बात, कैसे नहीं पता उनको? इसे एक सवाल का जवाब पूछ लो ना। अंजलि भारद्वाज का जवाब पब्लिक डोमेन में ना हो तो मैं भेज देता हूं सूर्यकांत जी को। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि हमने कोई फैसला नहीं किया एसआईआर का। तो सूर्यकांत जी को कल पहला सवाल ये पूछना चाहिए कोर्ट में बैठते ही कि साहब ये बता दीजिए कि फैसला किया किसने। वहां तो बताना पड़ेगा ना। ये सबसे पहला सवाल। या वो भी राफेल डील है कि देश की सुरक्षा में नहीं बताएंगे, या वो भी पेगासस है कि देश की सुरक्षा में नहीं बताएंगे। एसआईआर की हालत भी राफेल और पेगासस जैसी बढ़ा दी है। मुद्दे की बात पर कोई बहस नहीं हो रही है, नॉनसेंस पे सारी बहस हो रही है। और असली मुद्दा जो था कि ये वैधानिक है या नहीं है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं। तो इसलिए ज्ञानेश गुप्ता को हटाने का ना हटाने का, आशीष भाई देखिए ये सारी चीजें उन लोगों के लिए होती है जिनके अंदर कोई नैतिकता हो, जो कोई नैतिक प्रेशर माने कि यार तेरे खिलाफ इतिहास में पहला आदमी हो गया, बड़ी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन होगी,
वो तो उसको भी यहाँ सम्मान का प्रतीक बैज पहन के घूमेगा कि देखो सर, मैं जो आपने कहा था उससे भी बढ़िया निकला, देखो। सारा विपक्ष दाढ़े मार मार के रो रहा है, सारे खुश होंगे? नहीं होंगे। इनके तो पैरामीटर आशीष भाई यही है। और जो हाँ। इनको ये संवैधानिक प्रोटेक्शन दी गई थी, ये इसी कारण से दी गई थी कि तुम्हें वो सारे धत्कर्म करने हैं जिससे हम सत्ता में कायम रह सके 2047 तक। तो ये इनको अधिकार नहीं दिए। आप ये जो कहते हैं ना कि संवैधानिक प्रोटेक्शन, राहुल गांधी गलत बोलते हैं वो। उनको सुपारी दी गई है लोकतंत्र की कि और कोई पार्टी बचेगी नहीं, केवल भाजपा की सीटें आएंगी। इसको इस रूप में देखिए आप। चुनाव आयुक्तों को प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है? जो प्रोटेक्शन राष्ट्रपति को सत्ता के दौरान है, बस हटने के बाद नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं है, वो इनको कैसे है और क्यों है? ये तो पूछना ही पड़ेगा ना। तो विपक्ष का प्रयास अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है ज्ञानेश गुप्ता, मुझे तो कतई कोई 0% भी उम्मीद नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कोई दबाव आएगा, मुझे तो इस पर भी शक है। हाँ, बिड़ला की आपने बात की, उसको हटाने की। बिड़ला के खिलाफ 50% साधारण बहुमत से बिड़ला को हटाया जा सकता है, ठीक। उसके लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर चंद्रबाबू नायडू को सद्बुद्धि जो कभी आने की उम्मीद नहीं है, नीतीश कुमार इनकी बैसाखियों पे है, हटना बिड़ला को भी नहीं है हेमंत भाई, ये भी मान लीजिए। ये नीतीश कुमार की पार्टी, अब आप बताएं, देखिए चंद्रबाबू की पार्टी तो चंद्रबाबू के पास है, नीतीश कुमार की पार्टी तो बीजेपी की जेब में है भैया। बीजेपी की जेब में है। नीतीश कुमार का निर्णय ही वहां पे नहीं होना है। नीतीश कुमार की बस में ही कुछ नहीं है। आप भले कहो कि पार्टी नीतीश की है, बस में नहीं है, तो नीतीश कुमार की तो कुछ बस में है नहीं, तो वैसा ही खत्म हो गया। और चंद्रबाबू तो आप देखते जाओ, जो 90 के दशक में जिसने टेक्नोक्रेट होने का झांसा दिया, वो 2026-25 में आकर के उसकी असलियत दिखी। इतने लंबे लंबे समय तक लोग अपना असली चेहरा छिपाए रहते हैं, चंद्रबाबू उसमें से एक। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।